हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको ये वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो डिस्कशन चलता है वो हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट करके चॉइस करके आपके बीच में लेकर के आते हैं, जिससे आप कोई भी अगर डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, बैंक की हो, रेलवे हो, टीजीटी, पीजीटी या अदर किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको सिर्फ़ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिलते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम को ध्यान में रख के प्रश्न बनाते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें दोस्तों। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लग जाते हैं तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हमें अंदर से खुशी होती है, हम और अच्छा करने का प्रयास करने लगते हैं। तो हमारा प्रयास ही रहता है कि हम हर दिन कुछ अच्छे प्रश्नों को आपके बीच में लाके डिस्कशन करें। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कॉपी पेन लेके बैठें ताकि अब ये जान पाएँ कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भूगोल की कौन सी शाखा मानव निवासियों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता को संदर्भित करती है। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? प्रश्न क्या है, भूगोल की कौन सी शाखा है जो मानव निवासियों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता को संदर्भित करती है। विकल्प क्या कह रहा है, विकास भूगोल, निर्विज्ञान, भौतिक भूगोल, मृदा विज्ञान। तो भूगोल की कौन सी शाखा है जो मानव निवासियों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता को संदर्भित करता है। साथ ही साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो 11 बजे दिए जाते हैं सुबह के, और दोपहर के 2 बजे हमारा संविधान पे डिस्कशन चलता है, और रात के 8:05 पर हमारा इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है। तो तीनों वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बिल्कुल भी छोड़ें नहीं, उसको देखें, उसको पढ़ें, उसको समझें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसी को ध्यान में रख के वीडियो बनाई गई है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करें, बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि ये प्रश्न आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो भूगोल की कौन सी शाखा है जो मानव निवासियों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता को संदर्भित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकास भूगोल। क्या हो जाएगा, विकास भूगोल। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार संरचना वाली होती है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो परतदार संरचना वाली होती है। विकल्प क्या है, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, बहिर्वेधी आग्नेय चट्टानें। बात समझ में आ रही है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान है जो परतदार संरचना वाली होती है। विकल्प क्या कह रहा है, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें, बहिर्वेधी आग्नेय चट्टानें। लाजवाब प्रश्नों को लेकर के मैं आता हूं, लाजवाब प्रश्नों को लाजवाब तरीके से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। हमारा ध्यान इस तरफ आपका केंद्रित करना होता है कि आप ये जान पाएँ कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आ रही, फटाफट से उत्तर लगाइए। तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो चट्टान परतदार संरचना वाली होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें होती हैं, तो वो होती है प्यारे दोस्तों अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें कौन से विकल्प में दे रहा है, तो सी विकल्प पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। विकल्प क्या है, 6300 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर या फिर 8,330 किलोमीटर। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं और आप आसान प्रश्न समझ के उसको छोड़ देते हैं, और अक्सर एग्ज़ाम में आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हमारे साथ जुड़िए, प्रश्नों को प्राप्त करिए, अपना सिलेक्शन निश्चित करिए, क्योंकि आज के समय में सिलेक्शन पाना सबसे बड़ा चुनौती का काम है दोस्तों। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6300 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 8,330 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 6,370 किलोमीटर। 6,370 किलोमीटर।
तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस ग्रह का आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के बहुत करीब है। विकल्प क्या है, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि। समझ में आ रही दोस्तों, किस ग्रह का आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के बहुत करीब है, शुक्र का, बुध का, बृहस्पति का या फिर शनि का। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कौन सा ग्रह है जिसका आकार और द्रव्यमान और घनत्व ये तीनों ही चीज़ें पृथ्वी के करीब होती हैं। आपका विकल्प क्या है, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि। तो दोस्तों, जिस ग्रह का आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समीप होता है, पृथ्वी के करीब होता है, पृथ्वी के समान होता है, वो होता है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है। तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी कारण से प्यारे दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या देखा कि इस ग्रह का आकार, द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के बहुत समीप होता है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही दोस्तों। आगे चलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा ग्रह, माफ़ कीजिएगा, ग्रह ऐसे नहीं लिखते हैं दोस्तों, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे पृथ्वी की बहन भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मैसेडोनिया आदि बाल्कन देशों के रूप में जाने जाते हैं। बाल्कन शब्द निम्नलिखित भू आकृतियों से लिया गया है। आपके विकल्प हैं, एक झील, एक समुद्र, एक नदी, एक पर्वत। अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, ये सभी बाल्कन देशों के रूप में जाने जाते हैं। बाल्कन शब्द किस भू आकृतियों से लिया गया है। विकल्प क्या है, एक झील के रूप में, एक समुद्र से, एक नदी में या फिर एक पर्वत। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि बाल्कन शब्द जो है वो बाल्कन पर्वत से लिया गया है और जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है, इसी कारण इस क्षेत्र के देशों को बाल्कन देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, एक पर्वत के रूप में। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जो बाल्कन पर्वत है, ये बाल्कन पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, बाल्कन पर्वत यूरोप में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि एक पर्यटक की किसी लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बना रहा है और उसके पास उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक पर्यटक है जो किसी लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बना रहा है, उसके पास उसके बारे में निम्नलिखित जानकारी है। ग्रीष्म ऋतु दिसंबर से मार्च तक होता है वहाँ। समन्वित समय ग्रीनविच मीन टाइम से 2 घंटे आगे है। यहाँ के समुद्र तट प्रसिद्ध हैं तथा यहाँ का जो आकर्षण है वो हीवी साइड की डॉल्फिन है जो इस क्षेत्र की मूल निवासी हैं। तो आपको बताना है वो कौन सा स्थान है जो पर्यटक उसकी योजना बना रहा है, जिसकी योजना बना रहा है, उस स्थान का नाम क्या है। आपका विकल्प है काहिरा, ब्रासीलिया, डरबन, कुआलालंपुर। ग्रीष्म ऋतु दिसंबर से मार्च तक दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध देशों में होता है। हीवी साइड की डॉल्फिन केवल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रसिद्ध समुद्र तटवीय क्षेत्र में होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है नामीबिया। पर यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपका पर्यटन स्थल नामीबिया है और विशेष रूप से बाल्विस बे और स्कावो मंड नामीबिया के ऐसे समुद्र तटीय शहर हैं जहाँ हीवी साइड की डॉल्फिन देखी जाती है। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, डरबन। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही माना जाएगा। सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये डरबन आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल पोर्ट किस देश में स्थित है। प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल पोर्ट किस देश में स्थित है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। ऐसे ही शानदार प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा चैनल है जो कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए चैनल से जुड़िए, उसको समझिए और प्रश्नों को देखिए कि ये प्रश्न सिर्फ आपको यहीं पे प्राप्त हो सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल पोर्ट किस देश में स्थित है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। तो विश्व का जो सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल पोर्ट है वो किस देश में स्थित है, तो वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी के द्रव्यमान और आयतन में अधिकतम हिस्सा किसका होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान और आयतन में अधिकतम हिस्सा किसका होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके विकल्प हैं भूपर्पटी, मेंटल, आंतरिक कोर, बाहरी कोर। समझ में आई दोस्तों। पृथ्वी के द्रव्यमान और आयतन में अधिकतम हिस्सा किसका होता है, भूपर्पटी का होता है, मेंटल का होता है, आंतरिक कोर का होता है, या फिर बाहरी कोर का होता है। तो दोस्तों मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% होता है और द्रव्यमान लगभग 68% हिस्सा बनाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मेंटल। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पृथ्वी के द्रव्यमान और आयतन में अधिकतम किसका हिस्सा होता है, मेंटल का होता है, क्योंकि आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का लगभग 68% हिस्सा होता है दोस्तों। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि पृथ्वी के द्रव्यमान और आयतन में अधिकतम हिस्सा किसका होता है, तो ये होता है पहले दोस्तों मेंटल का। किसका होता है, मेंटल का। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा। और अगर हम याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि मेंटल का जो आयतन होता है वो कितने प्रतिशत होता है। आयतन जो होता है वो 83% होता है। और द्रव्यमान की अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों, द्रव्यमान की अगर हम बात कर लें तो ये होता है 68%। कितना होता है, 68%। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सारगासो सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी सीमा जमीन से नहीं लगती, यह कहाँ स्थित है। विकल्प है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में। सारगासो सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी सीमा जमीन से नहीं लगती है, यह कहाँ स्थित है। विकल्प है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो सारगासो सागर दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी सीमा जमीन से नहीं लगती, ये कहाँ स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ए विकल्प आपका सही माना जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दुनिया का ऐसा सागर है जिसकी सीमा किसी भूमि से नहीं बल्कि पूरी तरह से महासागर धाराओं से घिरा होता है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प पृथ्वी की पपड़ी में उसकी प्रचुरता के घटते क्रम से सही ढंग से व्यवस्थित है। आपके विकल्प क्या हैं उसको देख लीजिए। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, एल्युमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और आयरन, सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम। विकल्प के आधार पर आपको बताना है कि पृथ्वी की पपड़ी में प्रचुरता के घटते क्रम को आपको व्यवस्थित करते हुए बताना है। तो पहले दोस्तों अगर हम पपड़ी में लगभग 46.6% आपकी ऑक्सीजन होती है, 27.7% सिलिकॉन होती है, 8.1% एल्युमिनियम होती है और 5% आयरन होता है। तो इस लिहाज से आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला दोस्तों, क्योंकि पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और फिर आयरन। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर एल्युमिनियम होता है और फिर आयरन होता है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के कोर का औसत घनत्व कितना होता है। 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के कोर का औसत घनत्व किसका होता है। आपके विकल्प आपके सामने हैं। 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर बात करें पृथ्वी के कोर की, तो कोर का सबसे सघन भाग होता है पृथ्वी का, जो मुख्यतः लोहा और निकिल से बना होता है। किससे बना होता है, तो ये लोहा और निकिल से बना होता है। लोहा व निकल
ठीक है, इसी को लोग निकिल भी कहते हैं, आप निकिल लिख लीजिए। तो लोहा व निकिल से बना होता है और इसका जो घनत्व होता है वो होता है 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इस लिहाज से आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रम का भू आकृति नहीं है। नदी घाटी, महाद्वीपीय, सेल्फ, पठार, पर्वत। निम्नलिखित में से कौन है जो द्वितीय क्रम की भू आकृति नहीं है, यानी सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म नहीं है। आपका विकल्प क्या है, नदी घाटी, महाद्वीपीय, सेल्फ, पठार, पर्वत। तो अगर हम महाद्वीपीय सेल्फ की बात करें, पठार की बात करें, पर्वत की बात करें, तो ये सभी भू आकृतियाँ जो होती हैं वो द्वितीय क्रम की होती हैं। यानी द्वितीय सेल्फ, महाद्वीपीय सेल्फ, पठार और पर्वत, ये सब द्वितीय क्रम में होता है दोस्तों। किस में होता है, ये सब द्वितीय क्रम में होते हैं। ठीक है, ये सब द्वितीय क्रम में होते हैं। पर अगर हम बात करें नदी घाटी की, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो नदी घाटी की तो ये तृतीय होता है दोस्तों। कौन सा क्रम होता है, तो नदी घाटी जो होता है ये तृतीय क्रम होता है, याद रखिएगा। कौन सा क्रम होता है, तो ये तृतीय क्रम होता है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंडर कटिंग निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख विशेषता होती है। विकल्प क्या है, घर्षण, अपस्फीति, निक्षेपण। अंडर कटिंग, घर्षण, अपस्फीति, निक्षेपण। तो प्यारे दोस्तों देखिए ऑप्शन में 2 बार घर्षण दे रहा है। एक को आप अपर्दन कर लीजिए, किसको कर लीजिए, अपर्दन कर लीजिए, इसको आप अपर्दन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे, अपर्दन कर लेंगे। ठीक है, हम इसको क्या लिख लेंगे, अपर्दन। ठीक है, यहाँ पे अपर्दन होना चाहिए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अंडर कटिंग निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख विशेषता है। घर्षण, अपर्दन, अपस्फीति, निक्षेपण। तो यह नदी के प्रवाह से किनारों या तल का कटाव करने की प्रक्रिया होती है जिससे नदी घाटियाँ और जलप्रपात बनते हैं। तो अंडर कटिंग की जो प्रमुख विशेषता है तो वो किसकी विशेषता होती है, तो अपर्दन की विशेषता होती है। तो आपका प्यारे दोस्तों बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रभाव क्रेटर झीलों को और क्या कहा जाता है। प्रभाव क्रेटर झीलों को और क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं याजुधारा, उवाला झील, मोगोटो झील, एलुनर झील। बात समझिए दोस्तों, प्रभाव क्रेटर झीलों को और किस नाम से जाना जाता है, याजुधारा, उवाला झील, मोगोटे झील या फिर एलुनर झील। तो गीजर एक प्रकार का गर्म जल स्रोत होता है दोस्तों, है ना। माफ़ कीजिएगा, प्रश्न हम कहीं और बढ़ गए। तो प्रभाव क्रेटर की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रभाव क्रेटर होता है ये झीलें, उल्का या क्षुद्रग्रह के टकराने से बने गोलाकार क्रेटर में जल भर जाने से बनती है। और हम किस झील की बात कर रहे हैं, तो एलुनर झील की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रभाव क्रेटर होता है ये किस झील को कहा जाता है, तो एलुनर झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, एलुनर झील को कहा जाता है, याद रखिएगा, एलुनर झील को कहा जाता है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक गर्म झरने को क्या कहा जाता है जिसमें पानी का अशांत रूप से निकलना और भाप के साथ रुक रुक कर निकलना शामिल होता है। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि एक गर्म झरने को क्या कहा जाता है जिसमें पानी का अशांत रूप से निकलना और भाप के साथ रुक रुक कर निकलना शामिल होता है। विकल्प क्या है, गयोट, डाइक, गीजर, हार्नीटो। तो गीजर एक प्रकार का गर्म जल स्रोत होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे दबाव बनने पर विस्फोटक रूप से जल और भाप को बाहर फेंकने लगता है। तो गर्म झरने को क्या कहा जाता है जिसमें पानी का अशांत रूप से निकलना शामिल होता है और भाप के साथ रुक रुक कर निकलना शामिल होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, गीजर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, गीजर कहा जाता है। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में डीन्स ब्लू होल स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में डीन्स ब्लू होल स्थित है। आपका विकल्प है बहामास, क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश में डीन्स ब्लू होल स्थित है। बहामास, क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा। आपका विकल्प क्या कह रहा है उसको देख लीजिए, बहामास, क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा। तो अगर हम बात करें तो विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल्स में से एक माना जाता है जिसकी गहराई लगभग 202 मीटर है। तो
डीन्स ब्लू होल कहाँ स्थित है? तो ये बहामास में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ स्थित है, तो ये तो बहामास में स्थित है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। पर अगर हम डीन्स ब्लू होल की बात करें तो इसकी गहराई लगभग कितनी होती है? तो इसकी गहराई प्यारे दोस्तों होती है 202 मीटर। कितनी होती है? 202 मीटर होती है। बात समझ में आ रही? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेलीज के पूर्व में कौन सा जल निकाय स्थित है? विकल्प है कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर, फोंसेका की खाड़ी, पनामा की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, बेलीज के पूर्व में कौन सा जल निकाय स्थित है? विकल्प है कैरिबियन सागर, फोंसेका की खाड़ी, पनामा की खाड़ी। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागर, फोंसेका की खाड़ी, पनामा की खाड़ी। तो बेलीज मध्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। पहले तो ये जान लीजिए कि बेलीज कहाँ स्थित है, तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। ये भी याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये मध्य अमेरिका में स्थित है बेलीज, और इसका समुद्र तट कैरिबियन सागर से लगता है। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों कैरिबियन सागर। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेलीज के पूर्व में कौन सा जल निकाय स्थित है? दोस्तों शायद प्रश्न रिपीट हो गया है। बेलीज के पूर्व में कौन सा जल निकाय स्थित है? तो बेलीज के पूर्व में जो जल निकाय स्थित है वो कैरिबियन सागर स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने प्रश्न क्या देखा कि बेलीज के पूर्व में कौन से जल निकाय स्थित है? तो ये स्थित है कैरिबियन सागर, और ये कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका में स्थित है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेलीज कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, चिली के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। समझ में आ रही बात? चिली के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। तो चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम किनारे पर स्थित होता है। चिली कहाँ स्थित होता है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम किनारे पर स्थित होता है। इसका पूरा तटीय भाग प्रशांत महासागर से लगा होता है। तो चिली के पश्चिम में स्थित कौन सा सागर है? तो वो प्रशांत महासागर है प्यारे दोस्तों। कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तटीय शहर रियो डी जेनेरो के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिए। इसे अद्भुत शहर कहा जाता है। इसे ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा प्राप्त है। किसकी बात हो रही है? रियो डी जेनेरो की बात हो रही है। यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है। इसकी पहचान का प्रतीक 98 फीट ऊंचा क्राइस्ट द रिडीमर है। आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन है जो कि रियो डी जेनेरो के बारे में सही नहीं है। बात समझ में आ रही दोस्तों? आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इसे अद्भुत शहर कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसे ब्राज़ील का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का दर्जा प्राप्त है, ये भी सही है। बात करें ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी पहचान का प्रतीक 98 फीट ऊंचा क्राइस्ट द रिडीमर है, ये बिल्कुल सही है। पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछ रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी विकल्प जो है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो एक पृथक सपाट शीर्ष वाले पानी के नीचे ज्वालामुखी पर्वत को क्या कहा जाता है? विकल्प कह रहा है गायोट, डाइक, हार्नेटो, डायड्रेम। बस में दोस्तों, गायोट, डाइक, हार्नेटो, डायट्रेम। एक पृथक सपाट शीर्ष वाले पानी के नीचे जो ज्वालामुखी पर्वत होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? गयोट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उसे गयोट कहते हैं। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। और गयोट की बात करें तो गयोट वे समुद्री पर्वत होते हैं जो पहले ज्वालामुखी द्वीप थे, लेकिन क्षरण और समुद्र के नीचे डूब जाने से उसका जो शीर्ष है वो समतल हो गया है। क्या हो गया है? समतल हो गया है, इसलिए उसको गयोट कहते हैं। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एचप्लेन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका विकल्प है, यह एक बड़ा गुंबद के आकार का
खड़ी किनारों वाला गंजा चट्टान होता है, या घुलनशील चट्टानों के विघटन से बना हुआ स्थलाकृति होती है। यह एक मैदान है जहां आधारशिला काफ़ी उपसतह उपक्षय के अधीन रही है। यह एक सपाट शीर्ष वाला खड़ी किनारों वाला ज्वालामुखी है जो मोटे ग्लेशियर या बर्फ़ की चादर से लावा के फटने से बनता है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बात हो रही है एचेपलेन्स के बारे में। किसके बारे में? एचेपलेन्स के